हेलो। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। अच्छा, स्टार्ट करते हैं तब। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। स्टार्ट। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, कंटिन्यू। ओके ओके। टुडे इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ फेयर ट्रायल। तो बहुत ही ब्रीफ में हमें देखना है कि फेयर ट्रायल का, अगर हम डिपार्टमेंट वाइज देखें तो इम्पार्शियल जज होना चाहिए, प्रोसिक्यूटर होना चाहिए, फेयर प्रोसिक्यूटर होना चाहिए, और एक जुडिशियल काम, एक शांति का माहौल होना चाहिए कि जहाँ पे आदमी निडर होकर के अपनी बात कह सके और कोर्ट भी अपना शांति से अपना काम कर सके। तो वहाँ पे एटमोस्फेयर ऑफ जुडिशियल काम होना चाहिए। इसीलिए आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में जो मीडिया ट्रायल है उसको बहुत ही डांट फटकार लगाया है। मीडिया ट्रायल कहीं ना कहीं अफेक्ट भी कर देता है, या सोसाइटी का प्रेशर भी कहीं ना कहीं माहौल खराब कर देता है। तो यहाँ हमें तीन बात का, फेयर ट्रायल जब भी बात आएगी तो फेयर ट्रायल का मतलब कि इस पॉइंट पे देखेंगे इम्पार्शियल जज, फेयर प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूटर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ जुडिशियल काम। एक तो ये मीनिंग होगी। और दूसरी तरफ से अगर हम देखेंगे, अगर पार्टी वाइज देखा जाए तो दिस इज द फर्स्ट मीनिंग हो गई। एक यहाँ पे फर्स्ट हो गई है। अगर पार्ट, सॉरी यार कैसे लिखते हैं, फर्स्ट हो गई। और यहाँ पे अगर सेकेंड पार्ट अगर हम देखना चाहें, अभी यहाँ से रुक जाओ। अगर हम सेकेंड पार्ट के हिसाब से देखें तो सेकेंड पार्ट के हिसाब से तीन पार्ट हैं। एक्यूज है, आई विटनेस है, एंड काज विच इज बिंग ट्राइड इज एलिमिनेटेड। कह रहा है कि जहाँ पे बायस हो, वह बायस चाहे जुडिशरी के रिगार्डिंग हो, चाहे बायस हो, चाहे प्रिजुडिस हो, वह बायस या प्रिजुडिस चाहे एक्यूज के खिलाफ हो, चाहे विटनेस के खिलाफ हो, चाहे फैक्ट के खिलाफ हो, काज के खिलाफ हो, उस किसी भी मामले में बायस अगर जहां पर होगा वहां पे फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। जैसे काज काज के बारे में कई बार होता है, जैसे मान लीजिए अनटचेबिलिटी का इशू है, एजुकेशन का इशू है, अब रिजर्वेशन का इशू है, कई तरह के इशू हो सकते हैं। तो कह रहा है कि चाहे एक्यूज हो, चाहे विटनेस हो, चाहे रिजर्वेशन का मैटर हो, चाहे कोई काज हो, कोई भी काज हो, मोटिव इंटेंशन कुछ भी हो, तो ये सब जो है, इन तीनों के खिलाफ आप बायस या प्रेजुडिस को क्या करेंगे, आप एलिमिनेट करेंगे। क्या करना है आपको? एलिमिनेट करना है। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो रिलेशन हमने देखा कि ये जो बायस है, प्रेजुडिस है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। अब हम आगे मीनिंग ऑफ फेयर ट्रायल, ये लिखना होगा तुम लोग को एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फिर कह रहा है कि क्या, फॉर द एग्जाम्पल के रूप में क्या हम कहेंगे कि फेयर ट्रायल नहीं है। कह रहा है जैसे फॉर द एग्जाम्पल थ्रेटनिंग ऑफ विटनेसेस इज डिनायल ऑफ फेयर ट्रायल। अगर जहाँ पे विटनेसेस को कंटिन्यू धमकी मिल रही है कि तुम आओगे तो गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो नहीं आता है, तो ये भी फेयर ट्रायल का डिनायल ही होगा। मतलब कि आगे मैं एक स्टेटमेंट कोट करूंगा, बेंथम का एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है कि विटनेसेस आर आईज ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो आईज ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में देखो, जैसे कि किसी का, व्यक्ति का एक्विटल होगा, कन्विक्शन होगा, ये 99% बेस्ड करता है विटनेसेस के रूप में। अगर विटनेसेस सफिशियंट है, एविडेंस सफिशियंट है, एविडेंस देगा कौन? विटनेस देगा। अगर विटनेस ही नहीं रहेगा तो सारे केसेस में एक्यूज तो ऑलरेडी एक्विटल हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेंथम ने कहा है कि विटनेसेस आर आईज ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। सबसे ज्यादा अगर एविडेंस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में किसी का वैल्यू है तो वह विटनेसेस का है। इसीलिए कहा गया है कि अगर डिनायल ऑफ फेयर ट्रायल इज, एक पॉइंट हो गया विटनेस का। और दूसरी बात इसमें कहा गया कि डिनायल ऑफ फेयर ट्रायल इज एज मच इनजस्टिस टू द एक्यूज एज टू द विक्टिम एंड सोसाइटी। कहा कि दो पॉइंट है। पहला पॉइंट तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि विटनेसेस को जब धमकी मिलेगी वो भी फेयर ट्रायल का डिनायल होगा। और दूसरा इसमें कंपेयर किया गया है, अगर विक्टिम और सोसाइटी के साथ इनजस्टिस उतना ही खतरनाक है जितना कि एक्यूज के साथ है। तो दोनों पॉइंट हमने देख लिया। एक पॉइंट कह रहा है कि विटनेस की थ्रेटनिंग हो गया, और दूसरा एक कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन का मतलब ये कह रहा है कि सबके साथ जस्टिस होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ट्रायल इज ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या होता है यार? अभी भी मैं भी डिक्शनरी मीनिंग भी इसका देख लिया था तुरंत ही। ट्रायंगुलेशन का मतलब ये होता है, ट्राई मतलब कि तीन तरह से, एंगुलेशन एक तरह से हम लोग गणित नहीं पढ़ते हैं, उसी में ट्रायंगुलेशन का एक सब्जेक्ट होता है उस तरह का, जिसमें कि तीन पॉइंट को एकदम एक सिमिलर पॉइंट पे मतलब एक इक्वल फुटिंग पर रखते हैं, तीनों को, तीनों का इक्वल वेटेज देते हैं, तो वहां पर हम ट्रायंगुलेशन कहेंगे। ट्रायंगुलेशन के तीन पार्ट हैं।
एक पार्ट तो है एक्यूड है, कैसे हो गया, एक पार्ट इसमें एक्यूड है, एक्यूड के साथ भी हमें फेयर ट्रायल करना है, हमें विक्टिम के साथ भी फेयर ट्रायल करना है, और हमें सोसाइटी के साथ भी फेयर ट्रायल करना है। इस तरह से ट्रायंगुलेशन हो गया। अब हमें आएंगे जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन। देखो मैक्सिम तो है, मैक्सिम तो हम यूज भी करते हैं, कोई पूछ देता है, लेकिन किस केस में कहा गया, एक केस का तो नाम बताना ही पड़ेगा इंटरव्यू में। तो तुम इस केस का बहुत आसानी से कोट कर सकते हो कि इस केस में ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था। क्या कहा था ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, एक बात और बताता हूँ, जब बिहार जुडिशरी का पेपर दोगे तो उसमें एक पेपर होता है, इक्विटी का पेपर होता है। इक्विटी इक्विटी में एक पेपर होता है जिसमें कि लॉ ऑफ ट्रस्ट का भी पेपर होता है। तो उसमें मैक्सिम हमेशा बहुत ही वैल्यू होती है। उस वैल्यू में मैक्सिम के बारे में कोई लिख रहा हो तो वहाँ एक केस का कोट कर देना। जैसे यहाँ पर तुम्हें लिखना होगा जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन। तो किस केस में कहा गया है, केस तो कई केस में कहा गया है, लेकिन जाहिरा शेख हबीबुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में भी कहा गया है। तो कोर्ट ने कहा कि सैल्यूटरी प्रिंसिपल है। सैल्यूटरी मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का सैल्यूटरी प्रिंसिपल है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट सीम्स टू बी डन। ये सैल्यूटरी प्रिंसिपल हो गया। और जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी डन। अब हम हो गए जजेस। व्हाट इज द रोल ऑफ जजेस। देखो जजेस का रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन होता क्या है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जजेस के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जजेस थोड़ा सा भी एक्टिव हो जाता है तो अपोजिट पार्टी या कोई एक पार्टी तुरंत ब्लेम लगाने लगती है, तुरंत कहती है कि भाई हमारे यहाँ एडवर्सियल सिस्टम है, आप क्यों एक्टिव हो रहे हो, आपका कोई काम नहीं, आप चुपचाप जो एविडेंस दूंगा वही चुपचाप रिकॉर्ड करके लिख करके जजमेंट लिख देना। ऐसा नहीं है, जजों को इतना पावरफुल है। इसीलिए मैं मालूमत कमेटी की रिपोर्ट में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय मालूमत कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। उस कमेटी में जब बात आया था कि सिस्टम को हमें एडवर्जियल सिस्टम कंटिन्यू किया जाए या इंक्विजिटोरियल रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा सिस्टम है एडवर्सियल सिस्टम वो कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन जजों को ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको नॉलेज बहुत ही लिमिटेड है। वो क्या करते हैं कि वो बोल्ड डिसीजन लेने से हमेशा कतराते हैं। जैसे कि इस केस में भी मैं बताऊंगा, कोर्ट ने कहा कि जजेस आर नॉट मियर स्पेक्टेटर एंड रिकॉर्डिंग मशीन। अब इसमें यह है कि देखो जजेस के हाथ में कई पावरफुल मशीन है, लेकिन सबसे पावरफुल उसका सेक्शन 311 सीआरपीसी का, और वहां पर 165 एविडेंस का, ये दोनों समझ लो कि लेफ्ट एंड राइट हैंड की तरह काम करते हैं। तो इसमें यही कहा गया था कि जजेस का काम, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है वो स्पेक्टेटर की तरह काम न करें, एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम न करें, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन ले, बिकमिंग पार्टिसिपेंट इन द ट्रायल, और हमेशा इंटेलिजेंस एक्टिव इंटरेस्ट लें, एलिसिट ऑल द रिलेवेंट मटेरियल नेसेसरी फॉर द रीचिंग। मतलब इस केस में कहा गया था, दो पार्ट है इस लाइन का। पहला बात कहा गया था कि जजेस सिर्फ एक रिकॉर्डिंग मशीन नहीं है। जैसे रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग मशीन क्या होती है, एक टेप लगा दो, जो गाना सेट कर दो वहीं बजता रहेगा। या स्पेक्टेटर नहीं है, दर्शक दीर्घा नहीं है, एक प्लेयर है। क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर है, चाहे तो किधर भी छक्का मार सकता है। स्पेक्टेटर नहीं है कि जा करके 100 रुपया का टिकट कटा कर बैठ करके देखे, नहीं, ये प्लेयर है। प्लेयर से कहने से ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट होगा कि ये अंपायर है, जिसको बोल दिया गया आउट तो आउट। तो जजेस स्पेक्टेटर नहीं है, ये क्या है, और ये ना ही मियर रिकॉर्डिंग मशीन है। इनका काम ये है कि ट्रूथ को लेकर के आना है, बाकी चीजें तुम पढ़ लेना, टाइम भी कम है। विटनेस प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। इस केस में विटनेस प्रोटेक्शन के बारे में कहा गया था, बेंथम का स्टेटमेंट है, बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है। इसमें बेंथम ने कहा था कि विटनेसेस आर आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस। देखो मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा था, मैं सिर्फ आईज बोल रहा था, और इसमें सिर्फ आईज ही नहीं ईयर्स भी बोल रहे हैं। मतलब कि आंख और कान दोनों हैं। लोग लग रहे थे ना, अरे यार थोड़ा आए हो क्लास में तो आंख कान खोल करके बैठ कर देखो। आंख का मतलब आंख खोल कर देखो कि ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहा हूँ, और कान मतलब कान खोल कर जो बोल रहा हूँ सुनो। तो इसका मतलब क्या है कि पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, आईज एंड ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटनेसेस को बेंथम ने क्या कहा, बेंथम ने कहा कि आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस। तो तुम्हारा जो स्टार्टिंग वर्ड होना चाहिए बेंथम के कोटेशन से होना चाहिए। जब भी विटनेसेस का टॉपिक लिखो यहाँ पर ही लिखना चाहिए। और बाकी चीजें हैं यहाँ पर कि तुम लोग पढ़ लेना।
हाँ, ये फिर भी कहा गया था कि कोर्ट एंड जस्टिस ट्रम्प एंड ट्रायल इज नॉट द रिड्यूस द मॉकरी। ये हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। 406 का एक कोटेशन है जो कि इस सेक्शन, इस केस को बेस बना करके, इस सेक्शन को बेस बना करके केस को ट्रांसफर किया गया था। गुजरात से केस को कहाँ ट्रांसफर किया गया था? गुजरात से महाराष्ट्र को केस को ट्रांसफर किया गया था। तो उसमें आर्गुमेंट लिया गया था, तो बहुत लीडिंग केस है। उसमें एक केस साइट किया गया था जिसका रेशियो सुप्रीम कोर्ट ने साइट किया, मनेका संजय गांधी वर्सेस राम जेठमलानी, मिस्टर राम जेठमलानी। ये दोनों ही बहुत ही पॉपुलर नेम है, इनको बताने की जरूरत नहीं है कि मेनका गांधी कौन है और राम जेठमलानी जी कौन है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। वही पॉपुलर केस है मनेका संजय गांधी वर्सेस राम जेठमलानी। और कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है कि लीडिंग केस किस सेक्शन पर बेस्ड है, तो लीडिंग केस ट्रांसफर ऑफ केस से बेस्ड है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई पॉइंट डील किया था, लेकिन एक बात ध्यान में रखना था, कोर्ट ने कहा कि पब्लिक जस्टिस एंड अटेंडेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट ठीक ठाक होना चाहिए। और कहा गया था कि म, म, अ, आपको ये देखना पड़ेगा कि सेफ्टी ऑफ द पर्सन ऑफ एन एक्यूज एंड कंप्लेनेंट इसेंशियल कंडीशन होना चाहिए। जब आप केस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो सारी बातों को ध्यान में रखिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस बात को ध्यान में रखना है आपको? इस बात को ध्यान में रखना है कि विटनेसेस, सॉरी, कि विटनेसेस के लाइफ को, मतलब चाहे एक्यूट का लाइफ हो चाहे कंप्लेनेंट का लाइफ हो, उसके थ्रेटनिंग को आपको ध्यान में रख करके आपको केस को डिसाइड करना होगा। जायरा शेख के केस में सुप्रीम कोर्ट का खुद का अपना ऑब्जर्वेशन क्या था? खुद का ऑब्जर्वेशन जायरा केस में यह था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सस्पिशन के आधार पर केस को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आकर कह दे कि कोई मुस्लिम कहेगी नहीं मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और हिंदू को सपोर्ट करते हैं तो हमारा यहाँ न्याय संभव नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि किसी के धर्म के आधार पर, कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पर उसका वो एलिगेशन लगा दो, वो ऐसा ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक धर्म में, हर एक कास्ट में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कोई इससे बचा नहीं है। तो यही इस केस में, जायरा शेख के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मियर एलिगेशन इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ एलिगेशन एप्रीहेंशन इज नॉट द सफिशिएंट। क्या देखना पड़ेगा? कोर्ट को देखना पड़ेगा क्या जो एलिगेशन लगा रहा है या अप्रीहेंशन रेज कर रहा है वह रीजनेबल है कि नहीं है। अगर एक बार अगर आपको लग गया कि वह अप्रीहेंशन रीजनेबल है तो केस को ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन कोर्ट डिसाइड कौन करेगा? यह डिसाइड कोर्ट डिसाइड करेगा कि वह अप्रीहेंशन रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है। तो जाहिरा हबीबुल्ला शेख के केस में कोर्ट के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि mere allegation apprehension is not sufficient for transfer of the case, is not sufficient to use section 406 which deals about transfer of case by the Supreme Court। दूसरा पार्ट है कि कब ट्रांसफर हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है जब कोर्ट खुद को ऑब्जर्व करे कि जो अप्रीहेंशन है वह रीजनेबल है। अगर रीजनेबल है तो वहां पे वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। डिसीजन विदाउट रीजन बाय हाई कोर्ट, इसी को मैं कह रहा था। हाई कोर्ट की गलती, इतनी ब्लंडर गलती थी कि हाई कोर्ट इतना जल्दी में था, मतलब कि आप देखेंगे कि शायद ये लग रहा है कि मोस्ट स्पीडियर केसों में से एक आएगा कि 1.5 साल के भीतर ट्रायल कोर्ट का भी डिसीजन आ जाता है बेस्ट बेकरी केस में। इंटरनेट, हाँ, आप देखेंगे कि 1.5 साल के भीतर ट्रायल कोर्ट का भी डिसीजन आ जाता है और हाई कोर्ट का भी डिसीजन आ जाता है। तो ये बहुत ही स्पीडियर था जो भी था। लेकिन हाई कोर्ट ने गलती क्या किया था? कोर्ट अभी भी मैं बता रहा था कि रीजन दिया था कि विंटर हॉलीडे है इसलिए मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और अभी रीजन नहीं लिखूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है, कैसे डांटा है? कह रहा वी सी नो पर्सिबल रीजन फॉर द हरी। कोर्ट ने कहा कि हमें कोई ऐसा रीजन नहीं दिख रहा है कि जो कि बहुत जल्दी में आपका के डिसाइड करना चाहिए था और बिना रीजन के डिसीजन लिख देना चाहिए था। नहीं, कोर्ट ने कहा था कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था हाई कोर्ट को कि आपके ऊपर एक हायरार्की है, हायरार्की है, हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट है और आपका ऑर्डर जो है या आपका जजमेंट है वो सब्जेक्ट टू द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट चाहे 136 हो चाहे अदर आर्टिकल हो 134 हो, दैट इज अनदर पॉइंट। तो कोर्ट का यही कहना था कि बिना रीजन का इसमें आप डिसीजन दे रहे हैं, दैट इज नॉट द गुड रीजन, दैट वाज द वेरी बैड एंड डिसीजन टेकन बाय द हाई कोर्ट। अब सेक्शन 11 क्या है? सेक्शन 11 और 400 165 इंडियन एविडेंस एक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का है।
इंटरव्यू में अगर इसकी कैटेगरी रखेंगे 1 to 5 में कि 21 नंबर पर इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन सीआरपीसी के पर्पज से, ये 5th नंबर पर आएगा। फर्स्ट नंबर पे तो एफआईआर आता है, सेकेंड नंबर पर 313 आता है, 313 बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो। सेकेंड नंबर पर 313 आता है और इस तरह से आएंगे, लेकिन ये 5th नंबर पर आएगा। तो इस कोड विटनेस इसको कहा जाता है। क्या कहता है? 311 कोड विटनेस की बात करता है। कोर्ट विटनेस का मतलब ये हुआ कि कोर्ट अपने बेसिस पर अपने माइंड से किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है, किसी का विटनेस रिकॉर्ड कर सकती है। ये सब प्रोविजन है इसका 1311। तो कोर्ट ने इसमें यही कहा था, जैसे आपको मैं नहीं कह रहा था कि कोर्ट ने इस केस में कहा कि जजेज आर नॉट स्पेक्टेटर, दे आर नॉट द रिकॉर्डिंग मशीन। तो रिकॉर्डिंग मशीन नहीं है, स्पेक्टेटर मशीन है। डिसाइड कौन करता है? यह डिसाइड 311 और 165 करता है। यही दो सेक्शन है जो डिसाइड कर देता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या लोअर कोर्ट या कोई भी कोर्ट स्पेक्टेटर नहीं है, वो पार्टिसिपेंट कर सकता है। किसकी मदद से कर सकता है? 311 की मदद से और 165 की मदद से वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका यूटिलाइज कर सकता है। अब कह रहा है कि ये दोनों केस को पढ़ लेना, यही मैं डील किया हूँ। यहाँ पे देखो लिखा भी हूँ। इस केस में ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन था। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को शुड हैव एक्सरसाइज अंडर सेक्शन 311 ऑफ द सीआरपीसी। ट्रायल कोर्ट को 311 इस केस में एक्सरसाइज करना चाहिए था और विटनेसेस को बुला करके एग्जामिन करना चाहिए था। और यहाँ पे 165 का भी मदद लिया जा सकता था, 165 ऑफ द एविडेंस है और वहां पे सीआरपीसी का 311 ऑफ द सीआरपीसी। तो कोर्ट ने कहा कि इस ट्रायल कोर्ट ने गलती यही किया कि जब विटनेसेस कंटिन्यू रिजाइल कर रहे थे, कंटिन्यू धमकी आ रही थी, तो कोर्ट को खुद अपना इनिशिएटिव ले लेना चाहिए था। जब प्रोसिक्यूटर इनिशिएट नहीं ले रहा है, प्रोसिक्यूटर जो विटनेस बोल रहा है कि नहीं मुझे धमकी मिल रही है, मेरे जान से मारने की धमकी मिल रही है, मुझे सुरक्षा नहीं मिलेगी तो मैं कोर्ट में आऊंगा ही नहीं, और वो अप्लीकेशन तक नहीं दे रहा है और कोर्ट इस बात को देख रहा है। और कोर्ट भी क्या करता है कि तुरंत जब देख रहा है कि वो नहीं कोई आ रहा है, तुरंत जजमेंट लिख दिया कि ठीक है जाओ, एक्विटल हो गया सबका। इस केस में यही कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट ने गलती किया था, उसको 311 का हेल्प ले लेना चाहिए था। 311 का ले लेना चाहिए था और 165 का ले लेना चाहिए था। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 386 91 बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फेलियर टू रिकॉर्ड फेयर हियरिंग, ये सब पढ़ लेना। सस्पिशियस रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इस केस में अगर कोई सस्पिशियस रोल सबसे ज्यादा रहा है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जितना कमीनापंथी किया है, दैट वाज द वेरी वर्स्ट थिंग्स, इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। In this matter, what happened? It was never argued, it was never supported that proceeding must be conducted in the camera. He never suggested, he never examined। एक विटनेस का तो यहाँ तक था कि जो सजाद खान का एक केस था, सजाद खान हसन खान था, उसको तो प्रोसिक्यूटर ने कह दिया कि जब उसने एविडेंस दिया था तब वो अनसाउंड था, वो उसे होश ही नहीं था, जबकि सजाद खान को ऑलरेडी वेल अवेयर था, वो जान रहा था। प्रोसिक्यूटर ने खुद ही मतलब कि अपने विटनेस को प्रूफ करने का प्रयास किया है कि वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड था। ये तो दामिनी केस की तरह हो गया। तो सजाद खान हसन खान की तरह इसमें क्या था? इस केस में विटनेस कॉन्शियस था, किस डेट को? 2 से लेकर के अनकॉन्शियस था 2 से लेकर 6 मार्च को। लेकिन जब वो कॉन्शियस हुआ है तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ 6 मार्च 2002 को। लेकिन विटनेस क्या कर रहा है इसमें? अब देखो विटनेस क्या किया है, उसने नाम भी बता दिया था कि 4 व्यक्ति हमें मारे हैं, मतलब 4 व्यक्ति इसमें थे, एक नंबर। विटनेस हैज फाइल्ड, अपने एफिडेविट में भी लिख दिया, दिस क्लियरली शो दैट द पर्सन वाज नॉट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एज वाज मैनिपुलेटेड बाय द प्रोसिक्यूशन टू ड्रॉप हिम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस बात से एकदम क्लियर हो जा रहा है कि सजाद खान अनसाउंड माइंड नहीं था। यहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने उसको अनसाउंड माइंड शो करके उसके एविडेंस को ड्रॉप करने का प्रयास किया है। अब बताओ, अब प्रोसिक्यूटर जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के क्या रोल है यहाँ पे? ये स्टेट मशीनरी की तरह है। स्टेट मशीनरी समझ लो कोई मोरल वैल्यू ही नहीं है। विटनेस रिक्वेस्ट कर रहा है कि धमकी मिल रही है, कोई प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है कि प्रोसीडिंग कंटिन्यू की जाए, और खुद ही अपने विटनेस को यहाँ पे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कराने के चक्कर में पड़ा हुआ है।
तो ये तो तुम्हारा पॉइंट हो गया। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था इस केस के रिगार्डिंग, इस फैक्ट के रिगार्डिंग। ऊपर जो था रेशियो था, रेशियो हर केस में अप्लीकेबल होते हैं, आगे कोर्ट होते हैं, लेकिन फैक्ट बहुत ज्यादा कोर्ट नहीं होते। अब इसका डायरेक्शन क्या था ऊपर के सारे डिसीजन लेने के बाद? सबसे पहला डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट ने 146 यूज कर दिया। 146 यूज करने का मतलब होता है केस को ट्रांसफर किया गया। कहाँ से ट्रांसफर किया गया? गुजरात से केस चला गया महाराष्ट्र। पहला डिसीजन ये था। दूसरा पॉइंट आया, कोर्ट ने कहा कि रीट्रायल और री इन्वेस्टिगेशन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रोसिक्यूटर ने भी कंप्लीट गलती किया है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी अपना एविडेंस कलेक्ट नहीं किया है। तो कोर्ट ने कहा कि रीट्रायल किया जाए और री इन्वेस्टिगेशन किया जाए और रिपोर्ट जो है 178 क्लास 3 के अंतर्गत सबमिट किया जाए। 173 क्लास 8 क्या कहता है? रिपोर्ट दो तरह सबमिट होती है, एक पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है 173 क्लास 2 में, लेकिन एडिशनल पुलिस रिपोर्ट जो सबमिट होती है 173 क्लास 8 में। मतलब जो दूसरी तीसरी चौथी पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, इन्वेस्टिगेशन होते रहता है, पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है 173 क्लास 8 में होता है। और इसमें एक और बात है, इसमें जो मॉनिटर करने के लिए कहा गया था, वहां के सबसे जो हेड था, सबसे सुपीरियर अथॉरिटी था, डीजीपी को डायरेक्शन दिया गया, इसका जो मॉनिटर करेंगे आप डीजीपी करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखा है केस ट्रांसफर हो गया। दूसरा देखा कि केस का रिट्रायल का डायरेक्शन आया। रीट्रायल का मतलब कोर्ट के लिए डायरेक्शन था, री इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लिए डायरेक्शन था, और डीजीपी को डायरेक्शन आया है कि आप इसको देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। डायरेक्शन टू स्टेट गुजरात फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। अब वहां की स्टेट गुजरात की सरकार को डायरेक्शन था, मतलब कि देन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी को डायरेक्शन था। और क्या डायरेक्शन था? डायरेक्शन ये था सीधा सीधा वहाँ के गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आपके यहाँ पे विटनेसेस को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप विटनेसेस को वहाँ पे प्रॉपर वे में प्रोटेक्शन दीजिए। लिख रहा है कि द स्टेट ऑफ गुजरात शैल आल्सो इंश्योर दैट द विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द कंसर्ट कोर्ट व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट। पहला पॉइंट ये है कि आप इंश्योर करेंगे कि जब भी कोर्ट में विटनेसेस को बुलाया जाएगा पूरी सुरक्षा के साथ कोर्ट में ले जाएंगे जो भी हो। दूसरा है नेसेसरी प्रोटेक्शन शैल बी अफोर्डेड टू देम सो दैट दे कैन डिस्पोज फ्रीली विदाउट अप्रिहेंशन। और इस तरह की व्यवस्था करना है कि बेचारे बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए अपने बात को आकर के कोर्ट में रख सके। और तीसरी बात इसमें डायरेक्शन आया कि अगर कोई विटनेस आपके प्रोटेक्शन की डिमांड कर दे पर्सनली, इन केस एनी विटनेस आस्क फॉर प्रोटेक्शन, the state of Maharashtra shall also provide such protection as deemed necessary in addition to the protection for the state of Gujarat। कह रहा है कि गुजरात को तो हम डायरेक्शन दे दिए कि तुम प्रोटेक्शन करते रहना विटनेस का, लेकिन अगर कोई स्पेशल प्रोटेक्शन मांग दे तो यही नहीं, सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट की ही ड्यूटी नहीं है, साथ साथ में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की भी ड्यूटी है कि तुम्हारे यहाँ केस ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ऐसा मत कर देना कि जैसा गुजरात में हो रहा है वैसा महाराष्ट्र में होने लगे। नहीं, तुम्हें अगर विटनेस प्रोटेक्शन की डिमांड करता है तो गुजरात के साथ साथ इन एडिशन टू, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसमें, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन एडिशन टू मतलब गुजरात की सरकार जो प्रोटेक्शन दे रही है उसके साथ साथ में तुम प्रोटेक्शन दोगे। तो पहला पॉइंट हो गया केस को ट्रांसफर किया गया। दूसरा पॉइंट है कि रीट्रायल री इन्वेस्टिगेशन। तीसरा डायरेक्शन फॉर स्टेट ऑफ गुजरात प्रोटेक्शन फॉर विटनेस। चौथा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसेज ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडवोकेट। कहा कि जब गुजरात में महाराष्ट्र में केस चलेगा तो खर्चा तो आएगा ही आएगा, तो खर्चा कौन देगा? तो कह रहा इनिशियल खर्चा स्टेट ऑफ गुजरात देगी, लेकिन जो भी खर्चा आएगा लास्ट में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गुजरात, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र उसका इनिशियल खर्चा देगी, लेकिन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अपने जितने भी खर्चा होंगे प्रोसिक्यूटर को कंडक्ट, प्रोसिक्यूटर के लिए रिगार्डिंग, एडवोकेट के रिगार्डिंग, तो सारा पैसा वो स्टेट ऑफ गुजरात से ले लेगी। जैसे मान लीजिए कि गुजरात में, महाराष्ट्र में केस ट्रांसफर हुआ, महाराष्ट्र में केस शुरू हुए, तो महाराष्ट्र सरकार ने जो भी अपना स्पेशल पीपी रखा है, एडवोकेट रखा है, विटनेस को प्रोटेक्शन दे रहा है, सब कुछ का पैसा इससे लेगी, गुजरात से ले लेगी। मान लीजिए 10 करोड़ खर्चा हुआ तो महाराष्ट्र सरकार 10 करोड़ गुजरात सरकार से लेगी और गुजरात सरकार उसको दे देगी।
लेकिन इनिशियल खर्चा जो होगा महाराष्ट्र अपना खुद का बियर करेगी, बाद में रिकवर कर लेगी। पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यह पांचवा पॉइंट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिगार्डिंग बता रहा है कि वहां पे कितने करप्शन हैं। ये सबसे एक कह सकते यूनिक एक केस है जिसमें कि विक्टिम का रोल दिया गया है, यूनिक केस है। अगर देखो अगर हम वो पढ़ाते हैं तुम लोगों को, आज सेक्शन 24 पढ़ाते हैं जिसमें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिगार्डिंग प्रोविजन है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है? 24 में विक्टिम वर्ड कहीं है ही नहीं। विक्टिम का पब्लिक प्रोसिक्यूटर में अपॉइंट करने का कोई रोल नहीं होता। तो कौन हमारा केस लड़ेगा? वो स्टेट अपना अथराइज कर देती है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अथराइज किया जाता है, जिसके जुरिडिक्शन में आता है वही करती है। लेकिन ये पहला केस है और यूनिक केस है जिसमें डायरेक्शन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने को कहना पड़ा इन दिस केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाज नॉट फेयर। वो एक स्टेट मशीनरी बन गया था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाज नॉट फेयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को। क्या डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को? डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट अनदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करो, लेकिन ध्यान में रखो कि इट शैल बी ओपन टू अफेक्टेड पर्संस टू सजेस्ट एनी नेम विच में आल्सो टू बी टेकन बाय डिसीजन। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जब दूसरा पीपी अपॉइंट करेगी तो वहां विक्टिम नाम सजेस्ट कर सकती है कि 10 में से आप किसी व्यक्ति को पीपी अपॉइंट करिए। मतलब कि पहली बार विक्टिम को रोल दिया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको अपॉइंट किया जाए, किसको न अपॉइंट किया जाए, उसके केस में वो अपना ओपिनियन दे सकती है। पहला एकदम लीडिंग केस है, एकदम ऐसा कभी कोई जजमेंट में तुम्हें नहीं मिलेगा जबकि विक्टिम का रोल पीपी के अपॉइंटमेंट में दिया गया है। ठीक ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और इसमें कहा गया था कि दो विटनेसेस और विक्टिम डू नॉट हैव एनी चॉइस इन द नॉर्मल कोर्स। कोर्ट ने कहा कि नॉर्मल कोर्स में इनके पास कोई चॉइस नहीं होता है। नॉर्मल केस में कोई इनके पास चॉइस नहीं होता है कि विक्टिम पार्टिसिपेट कर ले, ना ना ना, नॉर्मल कोर्स में दे हैव नॉट चॉइस। लेकिन यहाँ पे तो स्पेशल केस आ गया है। स्पेशल केस होने की वजह से यहाँ पर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को के अपॉइंटमेंट में विक्टिम का रोल हम दे रहे हैं। तो चलो हो गया क्लास, थोड़ा सा 2 मिनट में कंक्लूड करूंगा, इसके बाद ध्यान में रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर फेयर ट्रायल का मीनिंग डिस्कस किया गया था, कोर्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, कोर्ट क्यों लाया गया है, जजेस क्या हैं, क्या जजेस स्पेक्टेटर हैं, जजेस रिकॉर्डिंग मशीन है, ये देखना होगा। फिर विटनेस प्रोटेक्शन की बात आती है, वो देखना होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिगार्डिंग बात है, वो देखना होगा। विक्टिम देखना होगा, जस्टिस देखना होगा। एक बात मैं और बता रहा हूँ, तुम्हारे यूनिट 1 में एक चैप्टर है स्टेक होल्डर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो मैं लिखा हूँ स्टेक होल्डर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, स्टेक होल्डर में 12 पॉइंट लिखा हूँ। 12 पॉइंट में एक मैं कोर्ट लिखा हूँ, दूसरा विटनेस कोर्ट लिखा हूँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखा हूँ, पुलिस लिखा हूँ, विक्टिम लिखा हूँ, एक्यूज लिखा हूँ, विटनेस लिखा हूँ, सोसाइटी लिखा हूँ। सारे के सारे स्टेक होल्डर के बारे में यहाँ कुछ न कुछ कहा गया है। जैसे कि मान जजेस के बारे में कह दिया गया कि स्पेक्टेटर रिकॉर्डिंग मशीन नहीं है। प्रोसिक्यूटर के बारे में कह दिया गया कि आप फेयर ट्रायल करिए, अगर आप फेयर ट्रायल नहीं करते हैं तो आपके अपॉइंटमेंट में विक्टिम पार्टिसिपेट करेगा। तीसरा पॉइंट है कि पुलिस को डायरेक्शन दे दिया गया आप इन्वेस्टिगेशन ठीक से करिए, री इन्वेस्टिगेशन करिए, और डीजीपी गवर्न करेगा। चौथा पॉइंट कहा गया कि ट्रायंगुलेशन है, एक्यूज को भी फेयर ट्रायल होना चाहिए, विक्टिम को भी होना चाहिए, सोसाइटी का भी इंटरेस्ट है। तो इस तरह से सारे पॉइंट को डिस्कस किए गए थे, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट के डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर टेकिंग सो मच केयर। एक आध क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई, आज हम बताऊंगा थोड़ा बहुत। कोई डाउट है? चलो तब डाउट नहीं है तो ठीक है, बंद करते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, डाउट है, पूछो पूछो। हेलो हेलो हेलो। सर कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अच्छा जी सर, चलो, नहीं है सर। चलो ठीक ठीक ठीक, स्टॉप कर देता हूँ। वैसे को मैं काट देता हूँ। अच्छा अच्छा, क्लास कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बढ़िया सर।
ज्यादा बायस था कि थोड़ा बहुत बायस था? काम अच्छा था करा क्लास। सर अनबायस था। अनबायस था, चलो यार। मैं देखो तारीफ में सुन लेता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। अब कट ही नहीं रहा, मैं भी अच्छा आ गया। चलो गुड नाइट, ठीक ना? सर आप रिवीजन कराएंगे क्या? इस चैप्टर 1 से? अगर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन होगा। नहीं यार, एक तो सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल है, तुम रिवीजन कर रहे हो, तुम मजा ले रहे हो। चलो ठीक है, गुड नाइट। ओके सर। दिल खुश कर